नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वाकई ईरान को सीज फायर के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है? और अगर भेजा है तो किसे भेजा है, किसके जरिए भेजा है, कौन उस प्रस्ताव पर बात करेगा? और ऐसा क्यों है कि ईरान बार बार कह रहा है कि ना उसके पास कोई प्रस्ताव मिला है, ना किसी प्रस्ताव पर वो बात करना चाहता है, बल्कि यहां तक कि ईरान की तरफ से कहा गया कि ट्रंप खुद से बात कर रहे हैं, हम किसी बातचीत में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? और एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं ईरान शांति चाहता है, ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जेडी वेंस और मार्को रूबियो इस बातचीत में हिस्सा लेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हमें एक तोहफा भी भेजा है, उस पर भी बात करेंगे, वो तोहफा क्या है। लेकिन खबरें यह भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से पैराट्रूपर्स, मरीन कमांडो और बड़े पैमाने पर जो युद्धपोत हैं, वारशिप्स हैं या जंगी बेड़े हैं, उनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं खबर वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से। तो इन सब का मतलब क्या है? और इन सब के बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अभी कुछ देर पहले कहा है कि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम पर 9 महीने के दौरान 2 बार अटैक हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, अमेरिकी डिप्लोमेसी पर हम यकीन नहीं करते और युद्ध को लेकर हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है, बॉबी नकवी साहब। गल्फ न्यूज के लंबे अरसे तक एडिटर रहे, दुबई में रहे, 25 साल तक वेस्ट एशिया के सेंटर में रहकर वहां की राजनीति, रणनीति और कूटनीति को समझते रहे हैं। एक बार फिर से मैंने उन्हें आमंत्रित किया है ताकि समझने के लिए। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि ईरान की तरफ से लगातार दनादन फायरिंग जारी है। आज भी ईरान की तरफ से मिसाइलों की खेप की रवानगी हुई है और उसकी तस्वीरें ईरान की तरफ से जारी हुई है। ईरान के एक डिफेंस ऑफिसर ने कहा है एक बड़ी बात कि कई सालों से हम अमेरिकियों के लिए तय की गई जगह पर आने का इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं, 20 सालों से हम इस युद्ध की रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे पास अमेरिकी सैनिकों के लिए सिर्फ एक संदेश है, और करीब आओ। और इसी तरह की बात पहले आरागची ने कहा था जब उनसे पूछा गया कि अगर ग्राउंड पर ट्रूप्स उनके उतरेंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड्स, तो आप करेंगे? तो उनका कहना था हम उनका इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह के बयान ईरान से अभी भी आ रहे हैं। शांति की बात ट्रंप, जंग की बात ईरान। हम रुकेंगे नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। तो ट्रंप को यह सब कहना पड़ा और उसके बाद आगे क्या होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है बॉबी नकवी साहब। जी तो बहुत बहुत जी, पूछिए आप पूछिए। हाँ, बस कोई बात नहीं। पहला सवाल वही है कि क्या सीज फायर के लिए कुछ प्रस्ताव भेजा गया? स्क्रीन पर हम प्रस्ताव दिखाते हैं, हालांकि इस प्रस्ताव को कोई ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है। तमाम अमेरिकी अखबारों से के हवाले से प्रस्ताव है, स्क्रीन पर एक एक करके प्रस्ताव दिखा रहे हैं। 11-12 प्रस्ताव हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो प्रस्ताव हैं जो प्रथम दृष्टया हम आप पढ़कर समझेंगे कि यार ईरान तो इसमें से 11 अगर है तो इसमें ईरान 3 भी मान ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 11 प्रस्ताव है। हालांकि ये प्रस्ताव किसने किसको दिया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो क्या लग रहा है? प्रस्ताव, मीडिएशन, बातचीत, पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता, कहा जा रहा है पाकिस्तान, जेडी वेंस और मार्को रूबियो जा सकते हैं, ईरान से जो उनके स्पीकर हैं वो जा सकते हैं। क्या लग रहा है? जी अजीत जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अजीत जी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और उन्होंने अपने बोर्डरूम में बैठ के और अपनी लेदर चेयर पे बैठ के तमाम नेगोशिएशन किए होंगे आज तक, छोटे बड़े। भाई जाहिर बात है कि ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस फैमिलीज इन यूएस, तो उनके पास काफ़ी तजुर्बा है। लेकिन शायद उनको इस तरह के नेगोशिएशन करने के लिए या किसी वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में नेगोशिएशन करने का शायद तजुर्बा उनके पास नहीं है। लेकिन चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो उनके साथ एक बड़ी टीम काम करती है, तो जाहिर बात है कि उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रही होगी और धीरे धीरे वो सीख जाएंगे। बहरहाल अब देखिए, यहाँ पे ये जो कल से जो इन्होंने अनाउंस किया कि साहब हम 5 दिनों के लिए रोक रहे हैं, और उसके बाद फिर ये खबरें आने दनादन शुरू हो गई कि उसमें कई कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तुर्की है, पाकिस्तान है, ओमान है, इजिप्ट है, इन सब से बातचीत हो रही है। और ईरान ने बाकायदा हर लेवल पे डिनायल भी इशू किया।
उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर ने, उनके क्या नाम है IRGC के कमांडर्स ने, स्पोक्स पर्सन ने, सब ने, कि हम ना तो बातचीत करना चाहते हैं, ना हमसे कोई बातचीत हुई है। ये सब हो रहा है। हमने देखा है कल से 24 घंटों में बहुत कुछ हुआ है। एक लिस्ट भी हर मीडिया आउटलेट की अपनी एक लिस्ट है। अमेरिका मीडिया आउटलेट्स जो हैं उन्होंने अपनी लिस्ट सर्कुलेट कर रहे हैं। इजराइल के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी अपनी अलग लिस्ट है, और उनमें आपस में कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक लिस्ट में अंदर एक पॉइंट कुछ और कहता है, दूसरा पॉइंट उसका उल्टी बात कह रहा है। ये भी है, हमने देखा। इस पे मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा मैं आगे। बहरहाल कुल मिला के एक कंफ्यूजन है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि आगे जाने वाला इस जंग का रास्ता, जो एक्सेप्टेबल जो रास्ता होगा और जो आसान रास्ता होगा, और जो ऐसा रास्ता जो अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस दलदल से निकलने में मदद करेगा, वो एक ही रास्ता है, वो है बातचीत का रास्ता। ये बात उनको समझ में आ गई है। जो दूसरे रास्ते हैं कि ईरान के ऊपर मरीन्स भेज के, वहां मरीन्स उतार के और उनके खर्ग आइलैंड पे कब्जा करके, वो बहुत मुश्किल रास्ते हैं। उसमें अमेरिका के सोल्जर्स की, मरीन्स की जानें जाएंगी, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को पॉलिटिकल बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल अब इसको कैसे हम लोग समझें, हमारे जो आपके जो ऑडियंस हैं उनको कैसे समझाएं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर इसमें सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बातचीत कौन करवा रहा है, कहाँ पे होगी, कहाँ हो सकती है। इसमें एक आम राय है सभी एक्सपर्ट्स की और मीडिया आउटलेट्स की कि ये बात इस्लामाबाद में हो सकती है, ऐसा लग रहा है। इसमें बैकिंग पाकिस्तान के साथ बैकिंग इजिप्ट, टर्की और ओमान की भी है। ये सब चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि ये बैठक जो है इस्लामाबाद में हो सकती है। इस्लामाबाद में क्यों हो सकती है? क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है ईरान का, वहाँ से करीब 3.25 साढ़े 3 घंटे की फ़्लाइट टाइम है, तो कोई भी वहाँ से जा सकता है। और अमेरिका से भी कोई डेलीगेशन अगर जाना चाहे तो वहाँ जा सकता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि वहाँ उसमें डिस्कस क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कोई भी अगर बातचीत शुरू होती है तो सबसे पहले उस बातचीत का मसौदा तैयार होता है कि साहब ये 3 या 4 पॉइंट हैं जिस पे डिस्कशन होना है। वो क्या हो सकते हैं? जैसा मैंने कल आपके दर्शकों को बताया था, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सीज फायर अगर होगा तो उसकी मियाद क्या होगी, वो कब से शुरू होगा, उस दौरान क्या होगा, और वो सीज फायर के दौरान हमें क्या करना है अगले स्टेज के लिए। तो ये 2 या 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे डिस्कशन इस्लामाबाद में अगर बातचीत हुई तो हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि बातचीत करेगा कौन? अमेरिका की तरफ से कौन करेगा? ईरान ये साफ कर चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो 2 एडवाइजर्स हैं, स्टीव विटकॉफ और उनके एडवाइजर कम दामाद जेरेड कुशनर, या दामाद कम एडवाइजर कहिए, दोनों में से कुछ भी कहिए उनको। बहरहाल उनको ईरान ने साफ कर दिया है कि हम इन 2 लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले पीठ में छुरा भोग चुके हैं। दूसरी बात, उनके दोनों के बारे में ये भी कहा गया कि जब आखिरी राउंड जब चल रहा था इस बातचीत का, अमेरिका और ईरान की, तो उस दौरान जो भी बातें हुई थी ये पूरा फीडबैक उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। ऐसा अब्बास अरक्ची पहले बोल चुके हैं, साफ साफ बोला था। साफ बोला था। तो अब ऐसा लगता है कि जैसा आपने बताया, मार्को रूबियो और जेडी वांस, ये दोनों, जेडी वांस इसलिए क्योंकि ये एक प्रोमिनेंट चेहरा है डोनाल्ड ट्रंप में, नंबर 2 हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। और सबसे बड़ी बात, जेडी वांस ने इस जंग के लिए मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए ये जंग न की जाए तो बेहतर है। तो वो एक तरह से क्रेडिबल आदमी है इस नेगोशिएशन को आगे ले जाने के लिए। दूसरे, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में नंबर 2 हैं, तो एक उनके पास पॉलिटिकल वेट भी है और पॉलिटिकल कैपिटल भी है।
तो वो ये नेगोशिएशन बखूबी कर और सकते हैं। और थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो ऑपरेशन सिंदूर के समय जेडी वांस ने ही आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से बात की थी और ट्वीट किया था ट्रंप के अलावा, एक उनकी भी अहम भूमिका थी, तो एक मतलब अथॉरिटी भी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो और दूसरा जो इसमें देखिए, जो इसमें जो एक इंटरलोक्यूटर जो इन्वॉल्व है, उनकी भी एक बड़ी अहम भूमिका है। भारत का पाकिस्तान से जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं वो एक अच्छे इंटरलोक्यूटर साबित हो सकते हैं। उसकी एक वजह है, आसिम मुनीर की ऐसा कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनके आईआरजीसी में, यानी ईरान के जो रिपब्लिकन गार्ड है, जो उनमें काफ़ी उनके अच्छे संबंध हैं उन कमांडर से, यानी ईरान का जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, इसमें किसी एक मिलिट्री के आदमी का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जंग रोकी जाती है तो वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है कि आप अगर जंग रोकने का ऐलान करते हैं तो वो आपके नीचे तक जो आपका जो तोपची बैठा हुआ है या मिसाइल का बटन दबाने वाला बैठा हुआ है, उस तक सही मैसेज पहुंचे, वो इंस्ट्रक्शन सही दे। और ये इस सीज फायर का, ये जब भी होता है, इस सीज फायर का किसी भी किस्म से कोई उल्लंघन ना हो। बहरहाल, तो ये जो 15 पॉइंट का या 12 पॉइंट का जो एजेंडा जो सर्कुलेट हो रहा है अजीत जी, मुझे लगता है कि ये सब फर्जी लिस्ट है, इसमें कोई दम नहीं है। उसकी इजराइल के मीडिया आउटलेट्स की एक अलग लिस्ट है, वो एक लिस्ट मैंने देखी चैनल 14 और चैनल 12 की, उनके वहाँ के बड़े मीडिया आउटलेट हैं। उसमें मजे की बात यह है कि तीसरा या चौथा पॉइंट कहता है कि साहब, ये जो आपके पास जो 441 किलो का जो इनरिच्ड यूरेनियम है, 60% 65% वाला, इसको आप ईरान में नहीं रख सकते, ये एक शर्त है। इसको नहीं, वो पहली शर्त ये कहती है कि इसको आप ईरान में रख सकते हैं, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग आईएईए करेगा, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे जाके वही उसी पॉइंट पे वो दोबारा आते हैं, कहते हैं कि ये 441 किलोग्राम का यूरेनियम आप ईरान में नहीं रख सकते। तो ये लिस्ट पूरी तरह मुझे फर्जी दिखाई देती है। एक पब्लिकेशन न्यूयॉर्क टाइम्स जिसने डिटेल में इस पर रिपोर्ट किया है, लेकिन वो उन्होंने 15 पॉइंट का जिक्र नहीं किया। नहीं, एक मैंने जो मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद एनवाईटी का ही है शायद। अब चूंकि इतने अखबारों को पढ़ के मैंने इसको, या ब्लूमबर्ग का कहीं, शायद एनवाईटी है, मैं चेक करता हूं। इसमें वो पॉइंट सारे हैं 11 पॉइंट, लेकिन इसमें 3 पॉइंट ये भी है कि बदले में ईरान को क्या मिलेगा, वो भी है। मेरे ख्याल से शायद ये किसी अमेरिकी अखबार का ही। लेकिन एक काउंटर सवाल बीच में है कि इसका मतलब आप ये तो मान रहे हैं कि ईरान अब सीज फायर पर बातचीत करना चाहता है, भले उसकी पोस्टिंग ये हो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हो कि हमारी कोई टॉक नहीं हो रही है, या आईआरजीसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप खुद से बात कर रहे हैं, या फिर उनके जो बाकी कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, या डिफेंस ऑफिसर्स हैं, वो कह रहे हैं हम तो अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, ग्राउंड ट्रूप्स का। इसका मतलब पोस्टिंग है, वो बात करना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने कल भी इस पे कहा था कि इतने दिनों की जंग के बाद 4 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं, करीब करीब 1 महीना पूरा हो रहा है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है। ईरान में 40,000 से ज्यादा बिल्डिंगें, सरकारी आंकड़ा यह कहता है कि तबाह हो चुकी हैं। उनका इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो है काफी नुकसान पहुंचा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पहुंचा है, 1500 से ज्यादा जाने गई हैं। तो कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि भाई इस वक्त पे सीज फायर होना चाहिए। कोई कंट्री ये नहीं चाहेगी कि इनडेफिनेटली ये जंग चलती रहे। देखिए, जंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जंग के बहुत इमीडिएट और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जंग के हालात बनते क्यों हैं? जंग के हालात इसलिए बनते हैं क्योंकि महीनों की, सालों की जब बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, यानी एकदम से एक झटके में 3 4 5 दिन 10 दिन में आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स अगर देखा जाए, अगर एक न्यूट्रल उससे देखा जाए, तो इसमें ईरान के ऑब्जेक्टिव्स लगभग पूरे हो चुके हैं। वो क्या थे? वो ये उन्होंने दिखा दिया कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है,
रीजनल पावर है। ईरान को आप ऐसे घुटने टेकने पे मजबूर नहीं कर सकते। तीसरा, ईरान की लीडरशिप भी अगर आप खत्म कर दें, उसके बावजूद हमारा जो गवर्नेंस का या कमांड एंड कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है और बना है, और ईरान इतनी ताकत रखता है कि उसके ऊपर किसी सुपर पावर भी उस पर काबू नहीं कर सकता, उसके आगे वो घुटने नहीं टेकेगा। तो ये सब चीजें जो हैं उन्होंने बहुत क्लियर कर दी हैं। और दूसरी बात, स्ट्रेटेजिक लेवल पे ईरान ने ये साफ किया कि जब हम निगोशिएशंस कर रहे थे तो हम कई चीजों के लिए तैयार थे, और उसके बावजूद हमारी पीठ में छुरा भोंका गया। ये एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री भी है। दूसरी जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ये है कि उसने दुनिया को दिखा दिया कि हम जो दुनिया की जो एनर्जी पाइपलाइन है उसकी हम टोटी बंद कर सकते हैं, वो हमारे कब्जे में है और उसका आप कुछ नहीं कर सकते। और इसी टोटी को खोलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम परेशान है। जी, एक बाइट मैं सुनाना चाहता हूं। मैं पहले बता दूं कि जो हमने ये प्रपोजल जो निकाला है, न्यूयॉर्क पोस्ट से है, गार्डियन में भी है, 3-4 अमेरिकी अखबारों में। खैर, हम वापस लौटते हैं। एक अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से जो प्रेस को एड्रेस किया गया है, उसमें एक बयान है, जिस बयान में कह रहे हैं कि ईरान ने उनको बड़ा तोहफा भेजा है। मैं चाहता हूं जरा उसको डिकोड अगर कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसको जरा वीडियो प्ले करिए और उसके बाद इस पर बात करें। They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. हाँ, लास्ट में उनसे पूछा गया कि क्या ये तोहफा न्यूक्लियर डील से जुड़ा है, तो कहा कि नहीं, तेल और गैस से जुड़ा है, लेकिन बहुत बेशकीमती तोहफा है टाइप का। इसको कैसे डिकोड करते हैं? हालांकि ये साथ में मैं राइडर लगाऊंगा कि ट्रंप इतना झूठ बोलते हैं कि क्या उनको मिला नहीं मिला, ये पूरी तरह झूठ भी बोल सकते हैं बावजूद इसके। ईरान में गिलाफी बादाम होता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत सबसे महंगा बादाम दुनिया का ईरानी बादाम माना जाता है। बड़ा पतला सा होता, हो सकता है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को पसंद हो। बहरहाल देखिए, इसमें उन्होंने जो लास्ट जो काउंटर जो सवाल किया था जर्नलिस्ट ने, उसमें उन्होंने कहा कि ऑयल और गैस से रिलेटेड है। कल मैंने आपके दर्शकों को बताया था कि जो लास्ट राउंड पे बातचीत जब हो रही थी, उस राउंड में ईरान ने ऑफर किया था कि हम अमेरिकी कंपनीज को 6% स्टेक अपनी ऑयल और गैस की इंडस्ट्री में दे सकते हैं। 6% स्टेक बहुत 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 होती है। मेरे ख्याल से ये उसी तोहफे को, उसी चीज को ये दोहरा रहे हैं जो विटकॉफ में स्टीव विटकॉफ ने और कुशनर ने कन्वे किया होगा, जिसको इन्होंने उस वक्त अहमियत नहीं दी और नकार दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब उन्हीं मामलों में उन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने जा रहे हैं जिस पे ईरान हामी भर चुका था। ईरान ऑन रिकॉर्ड गया है कि साहब इनमें इन मुद्दों पे हमने हामी भर दी थी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मौजूद थे उस बातचीत में, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इन सारे मुद्दों पे ईरान हामी भर चुका था। वो क्या थे? पहला था कि एनरिचमेंट को वो 0 लेवल पे ले आएंगे, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आएंगे कि कोई ऐसा उसका न्यूक्लियर यूरेनियम का कोई मिलिट्री पर्पसेस के लिए कोई इस्तेमाल ना हो। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि जो बड़ी बात कही, जो कहा था कि अमेरिका कंपनीज को हम ऑफर करते हैं 6% स्टेक। तो अब फिर सवाल ये उठता है कि ये जंग हुई क्यों? ये जंग फिर क्यों छेड़ी आपने, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब को इतनी जानों का नुकसान होने के बाद, इतना माली नुकसान होने के बाद, इनके खुद जहाज गिरे हैं, इनके खुद सोल्जर्स मारे गए हैं, आम लोगों की जाने गई हैं, सैकड़ों लोगों की, हजारों दसियों हजार बिल्डिंग्स तबाह हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, बिजनेस सेंटिमेंट तबाह हुआ है, ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। तो फिर जंग का मतलब क्या था? जंग से आपने क्या हासिल किया?
सही कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक सवाल काउंटर करूंगा कि ये ट्रंप अगर बोल रहे हैं कि ईरान ने मुझे तोहफा भेजा है, तो वो कह रहे हैं कल भेजा है, कल मिला है। वो जो जेनेवा में बात हो रही थी 28 फरवरी के पहले, उसमें तो गंगा में कितना पानी बह चुका और उसके हो गए 26-27 दिन। लेकिन अब जब ये कह रहे, देखिए स्क्रीन पर है, वो एक समझौता करने जा रहे हैं, प्ले करते रहिए। वो समझौता करेंगे, उन्होंने प्ले करते रहिए वीडियो को। उन्होंने कल कुछ ऐसा किया जो सच में बहुत खास था। उन्होंने एक तोहफा दिया और वो आज पहुंच गया। तो ये क्या 24 आवर्स में कुछ एक्सचेंज हुआ है मैसेज के तौर पर, या क्या, या ट्रंप कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात में 4 आना 8 आना थोड़ा हम लोगों को डिस्काउंट कर देना चाहिए। नहीं, मैं तो कई बार 16 आना डिस्काउंट करता हूं। जी, बहरहाल, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि देखिए ईरान के जो ये ग्लोबल कंसेंसस है, ये मैं बॉबी हाँ। नकवी नहीं बोल रहा है, ये एक ग्लोबल कंसेंसस है। जितने लोगों ने, जितनी इंस्टीट्यूशंस ने या इंटरनेशनल जो नेगोशिएटर्स हैं, जब भी उन्होंने ईरान के साथ एंगेज किया है तो ये पाया है और उसको साझा भी किया है, जो अपना तजुर्बा है, अपने एक्सपीरियंसेस है, कि ईरान के जो नेगोशिएटर्स होते हैं वो बड़े तेज होते हैं, बड़े होशियार लोग हैं और बड़ी देखिए इसमें वो प्रैक्टिकल है, हर चीज़ में बड़ी दूरंदेशी से वो बात करते हैं और कहीं उसमें ईगो या फॉल्स ब्रेवेडो बीच में नहीं आता। वो बहुत दूरंदेश लोग हैं और बहुत होशियार लोग हैं। तो इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो अगर ये ऑफर कर रहे हैं कि साहब अमेरिकी कंपनीज को आप आइए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, इसमें कोई बड़ी लेकिन बात लेकिन नहीं। लेकिन लेकिन फिर एक काउंटर सवाल है, चूंकि आपने पहले भी कहा कि भाई अगर अमेरिका के खिलाफ इतनी मजबूत लड़ाई ईरान लड़ रहा है, ईरान की पूरी लीडरशिप को अमेरिका ने डेसिमेट कर दिया है, बुलडोज करके मार दिया है, सुप्रीम लीडर समेत, तो क्या ईरान अपने जनमानस को गेज किए बगैर अमेरिकी कंपनी को 66% पार्टनरशिप देके इस तरह की किसी सीज फायर और डील पर ईरान आ सकता है क्या? ये मैं पूछ रहा हूं। फिर जाहिर बात है कि ईरान अगर 6% स्टेक ऑफर करेगा तो उसके बदले में बहुत कुछ चाहेगा। वो बहुत ओके। कुछ क्या है? हाँ। वो बहुत कुछ क्या है? अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब 2015 के जो स्टेटस था अमेरिका और ईरान के बीच में जो डील हुई थी और सारी सैंक्शंस हटा ली गई थी, अगर उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं फिर से और ईरान के ऊपर से सारी सैंक्शंस हटा लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। नंबर 2, अगर अमेरिका ईरान का कोई दखल हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, किसी तरह का ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व होता है जिसमें ईरान का एक रोल होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मैनेज करने में, तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री होगी। ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर कोई एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी गारंटी अगर ईरान को दे दी जाती है कि साहब अब इजराइल और अमेरिका या कोई और देश ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, उसके बदले में वो अपने जो मिलिशियाज को जो सपोर्ट करता है वो नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से ये 3 बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हो जाएगी। तो ये, और इन्हीं विक्ट्रीज से ये जो 3 बिंदु मैंने आपको बताए, इनसे दर्जनों चीज कैस्केड होंगी, यानी दर्जनों चीजें और निकलेंगी जो ईरान को मेरे ख्याल से ये लगता है या लगेगा बातचीत के दौरान कि इससे ईरान का बहुत बड़ा फायदा होता है। देखिए ईरान अपने आप को पब्लिक परसेप्शन में, ना सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड में या अरब वर्ल्ड में, बल्कि उससे बाहर भी अपने आप को पूरी तरह से एक सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर चुका है। अब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि एक ईरान एक पारिया देश नहीं है, ईरान नॉर्थ कोरिया नहीं है, ईरान सूडान नहीं है, ईरान एक बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में उभरी है, उसका एक बहुत मेजर रोल है। और ईरान को सबसे बड़ी बात है कि अब ईरान को रीजन की जब भी बात होगी, उसको ईरान को उस टेबल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहेगी कि उस टेबल पे ईरान भी बैठा हो। ये मेरे ख्याल से पिछले इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से 79 से ये सबसे बड़ी विक्ट्री ईरान की होगी, अगर ईरान को हर टेबल पे, इंटरनेशनल टेबल पे जगह मिले तो। जी।
अब एक सवाल है कि जैसे शुरू में जब हमारी बातचीत ऑन रिकॉर्ड होने से पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने कुछ खतरे बताए। पहली बात कि ईरान की तरफ से जो अभी नाम आ रहा है स्पीकर का, वो आईआरजीसी से उनका रिश्ता भी रहा है, उनका असर भी है, बहुत मुखर भी रहे, माना जा रहा है कि वो जा सकते हैं इस्लामाबाद बात करने का। लेकिन कोई खतरा कि रास्ते में कहीं एयरक्राफ्ट पर अटैक हो गया देखिए या ऐसा कुछ हो गया? हाँ। देखिए जाहिर बात है कि देखिए खतरा तो हमले तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। कल रात को भी रात भर ईरान की तरफ से हमले हुए और इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से हमले हुए। ना सिर्फ इजराइल के ऊपर हुए बल्कि दूसरे बेसे कुवैत में भी हुआ या सऊदी अरेबिया में भी हुआ। तो हमले तो हो रहे हैं। अब सवाल ये था कि जब बातचीत तय होगी कि इस दिन इस वक्त पे बातचीत होगी तो जाहिर बात है कि ईरान से जो उनका डेलीगेशन है वो वहाँ से जहाज से उड़ेगा और इस्लामाबाद आएगा। फिर वहाँ तो इनकी इस जहाज की सिक्योरिटी की गारंटी भी लेनी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप को कि साहब पीछे से कहीं इजराइल उड़ा ना दे। भाई बातचीत करने जो भी जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा या एक इंपॉर्टेंट डेलीगेशन होगा। उसमें अब्बास अरक्ची भी हो सकते हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर भी हो सकते हैं या कोई और दूसरा उनका नुमाइंदा भी हो सकता है। तो इसकी सिक्योरिटी की गारंटी, ये सारी चीजें, ये बातचीत अनाउंस होने से पहले ये सब चीजें सेटल हो जाएंगी, डिसाइड कर ली जाएंगी। तभी ये बातचीत जो कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कि अगले 48 घंटे में ये बातचीत हो जाए। तो पहला स्टेप है मसौदा अप्रूवल हो जाए कि मसौदा दोनों को एक्सेप्टेबल होगा। हाँ भाई ये बातचीत होगी, कहाँ होगी, कितने बजे होगी, सिक्योरिटी की गारंटी क्या होगी, जितने वक्त तक बातचीत चलेगी, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, उस दौरान आप कोई हमला नहीं करेंगे, ये सारी चीजें होंगी मेरे ख्याल से। तब ये बातचीत हो सकती है। जी एक ये भी खबरें चल रही है बीते 48 घंटों से, वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, स्क्रीन पर दिखाएंगे, जो कहा जा रहा है कि पैरा ट्रूपर्स भेजे जा रहे हैं पैरेलल, तमाम अमेरिकी अखबारों में आ रहे हैं, और बड़े पैमाने पर जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, नेवल शिप्स की डिप्लॉयमेंट वहां बढ़ाई जा रही है, ताकि अगर प्लान बी पर काम करना पड़े अमेरिका को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए हो या फिर ईरान की घेराबंदी के लिए हो, वो किया जा सके। तो आ रहा है एलीट पैरा ट्रूपर्स 82 एयरबोर्न डिवीजन को भेजने की तैयारी हो गई है। 3-4 हजार पैरा ट्रूपर्स जा रहे हैं, फर्स्ट ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की तैनाती हो सकती है। बहुत सारी जानकारियां हैं स्क्रीन पर, वो हेडलाइन है वाशिंगटन पोस्ट की। लेकिन यूएस के तमाम अखबारों में क्या ऐसा भी ट्रंप अंदेशे में प्लान बी पर काम कर सकते? कुछ ये अखबार ये भी लिख रहे हैं, स्ट्रेटजिस्ट, कि एक टाइम बाय भी है ट्रंप की तरफ से, कि अगर ये कुछ नहीं हुआ तो हम अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि वॉरशिप को 8-10 दिन लगते हैं मूव करके पर्शियन गल्फ में पहुंचने में, जो 4 दिन 6 दिन पहले से चला हुआ भी है। अजीत जी, ये हम लोग कई दिनों से सुन रहे हैं कि जापान से उनका जो त्रिपोली एम्फीबियस यूएसएस त्रिपोली जी बेड़ा है वो मरीन्स के साथ में 2500 मरीन्स के साथ में वहां से चला है, वो आ रहा है। कई रिपोर्ट्स आई वो यहाँ पहुंच गया, वो सिंगापुर पहुंच गया। बहरहाल वो आ रहा है, ठीक है, रास्ते में होगा, आ रहा होगा। अब ये नई खबर आई है कि साहब वो 1000 पैराट्रूपर्स भी डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए जंग के बीच में तो ये सब मूवमेंट तो ये फोर्सेस का होता ही है, लेकिन अभी तक ना तो पेंटागन ने ये कहा है कि हम बिल्कुल डिप्लॉय करने जा रहे हैं या हम ऐसा करने जा रहे हैं। अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है। और देखिए ये अगर कोई ऐसा ग्राउंड असॉल्ट करते भी हैं तो ये उस रीजन की जो ज्योग्राफी है वो इतनी खतरनाक है। ये जो फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो ईरान का जो खर्क आइलैंड है जहाँ से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, उनका जो ऑयल टर्मिनल है वहाँ पे, वो मुश्किल से 24 किलोमीटर दूर है ईरान की कोस्ट लाइन से। वो बहुत एक छोटा सा आइलैंड है, वो कुवैत के बिल्कुल सामने पड़ता है, क्रॉस द गल्फ उसके सामने कुवैत आता है। अब सवाल ये होता है कि अगर आपने वहां मरीन्स उतार भी दिए तो कितने दिन तक उस पर कब्जा करेंगे? भाई कब्जा करने का मकसद क्या होता है? कब्जा करने का मकसद ये होता है जो कोई भी जो अटैकिंग फोर्स होती है या आर्मी होती है तो वो कब्जा करके फिर किसी को हैंड ओवर करती है वो टेरिटरी। वो इनडेफिनेटली कंट्रोल नहीं कर सकती उस टेरिटरी को, उसको किसी ना किसी को तो हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो फिर सबसे बड़ी बात है कि मकसद क्या है? क्या आप उस पर कब्जा करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा लेंगे?
मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है। और कोई, मैंने आज तक कोई ऐसा डिफेंस एक्सपर्ट को नहीं सुना जो कह रहा हो कि खर्ग आइलैंड पे कब्जा करने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। हाँ, नहीं कर, बिल्कुल सही करे। ठीक है, बल्कि खर्ग तो आइलैंड पर कब्जे के भी कॉम्प्लिकेशन ही सारे लिख रहे हैं कि उसके बाद जी क्या हो सकता है। अगर कब्जे करने की कोशिश की तो ईरान क्या रिटेलिएट कर सकता है। जी, फिर उसके बाद अगर आपने 3,000, 2,500, 3,000, 4,000 मरीन्स उस पर उतार भी दिए, वो वहां पे 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रह भी लिया, बस सवाल ये होता है उनके पीने का पानी, उनके खाने, उनका खाना, उनका दूसरा इंतजाम, ये सब कहाँ से आएगा? ये सब लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। क्या वो पूरी गल्फ क्रॉस करके और कुवैत और सऊदी अरेबिया से वहां से लेके आएंगे, या उससे हेलीकॉप्टर से लेके आएंगे? देखिए, ये सब चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप को साहब को भी मालूम है कि ये इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर उनको खुलवाना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही सीधा रास्ता है, और वो रास्ता है बातचीत का। और उसमें अमेरिका को कंसेशंस देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो कंसेशंस क्या हो सकती हैं वो कल मैंने बताई थी। वो एक सबसे बड़ी कंसेशन ये हो सकती है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा, जो ईरान के लिए भी खुलेगा। सबसे बड़ा कंसेशन तो यही होगा। उनको शॉर्ट टर्म लेवल पे, इंटरिम लेवल पे अपनी जो सैंक्शंस जो उनकी लगी हैं, जो अभी खुली हुई हैं 30 दिनों के लिए, उसकी मियाद उनको बढ़ानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा मेजर स्टेप होगा। जी, आखिर में जो कंडीशन कहें, प्रपोजल कहें, अमेरिका की तरफ से कथित तौर पर दिया गया है ईरान को, जो अमेरिकी अखबार में गार्डियन से लेकर न्यूयॉर्क पोस्ट और तमाम जगह जो छप रहे हैं, मैं उन कंडीशन को आपके सामने गिनूंगा और मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में बताते जाएं कि क्या ईरान मान सकता है और क्या नहीं। पहला कंडीशन है, वो स्क्रीन पर कंडीशन दिखाएं। पहला कंडीशन है कि ईरान को अपनी परमाणु क्षमताओं को समाप्त करना होगा। क्या ईरान ये मानेगा? भाई, ऐसी रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी हैं कि ईरान ने साफ किया था कि हम जीरो इनरिचमेंट के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से इस शर्त को मानने के लिए, देखिए, मैं इसमें कैविएट लगाना चाहूंगा कि ये पुराना रजीम था, ये पुरानी लीडरशिप थी जिसने एक्सेप्ट किया था। ये खमेनी साहब की लीडरशिप में ये सब अग्रीमेंट हुआ था कि वो जीरो इनरिचमेंट पे आ जाएंगे। अब आज के नए आयतुल्ला जो है वो क्या उनकी क्या सोचते हैं, नई लीडरशिप आईआरजीसी की क्या सोचती है, वो कहा नहीं जा सकता। उन्होंने साफ किया नहीं, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि चलिए वो पुरानी जो बात है उसको वो ये मानेंगे। ये बात तो वो मान लेंगे। दूसरा प्रपोजल है, मैं फिर करूं, ये सब अमेरिकी अखबारों के हवाले से है। दूसरा प्रपोजल है, ईरान को यह गारंटी देनी होगी कि कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अब ये तो 1 और 2 एक ही बात हो गई। हाँ, तो लगभग एक ही बात है। हाँ, सही बात है। चलिए, अब तीसरा आते हैं, ईरान की धरती पर, मतलब ईरान में यूरेनियम इनरिचमेंट कभी नहीं होगा। वो भी वही बात हो गई फिर, लेकिन उसमें उससे एनर्जी जुड़ा हुआ है एनरिचमेंट से। भाई हाँ, देखिए, एनरिचमेंट तो उनको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा सिविलियन, उसके लिए भी उनको जो है 10, 20, 15% जितना भी करना पड़ता है वो तो करेंगे ही करेंगे। अब वो अगर के सुपरविजन में होगा या यूएस की, जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम अपने इनके सिविलियन प्रोग्राम जो है न्यूक्लियर का, यानी बिजली पैदा करने का, उसमें हम इनको सपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी देंगे वगैरह वगैरह। देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है अजीत भाई, कि जो यूएस ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? उसकी शुरुआत तो अमेरिका ने की थी। अमेरिका ने उसको यूरेनियम दिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर दिया है। एमआईटी के एक्सपर्ट्स वहां बैठे रहते थे ये रजा पहलवी के टाइम पे। तो शुरुआत तो उन्हीं ने की थी। उसके बाद फिर जब रिवोल्यूशन, इस्लामिक रिवोल्यूशन आया, तो उनको ये जो रोहुल्लाह खोमैनी और जो दूसरे आयतुल्ला थे, उन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियर पावर जो है ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमें नहीं चाहिए। तो वो पूरा प्रोग्राम बंद कर दिया था उन्होंने। फिर बाद में ये 80s में रिवाइव किया गया है। जी, तीसरा है, ईरान को अपने इनरिच्ड यूरेनियम का भंडार आईएईए को सौंपना होगा। ठीक है, सौंप सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि भाई वो आईएईए की मॉनिटरिंग में रहेगा, हमारे पास रहेगा, लेकिन वो मॉनिटर किया जा सकता है। यूरेनियम बहुत टाइटली रेगुलेटेड मिनरल है और पूरी दुनिया में रेगुलेट होता है। एक एक ग्राम का, आधे आधे ग्राम का उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है। उसके बाद नातांज, इस्फहान और फोर्दो के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना होगा, जिस पर बॉम्बिंग पहले भी यूएस ने की थी, जून में यूएस इजराइल ने। अब ये मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है कि वो एस्टेब्लिशमेंट जो है ये खासकर जो वो फोर्दो और
इस्फहान और ये नातांज जो हैं, ये तीनों जो है फैसिलिटीज हैं जहां माना जा रहा है कि ईरान अपनी जो नॉन सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी एक्टिविटीज इन्हीं तीनों जगह में वो होती हैं। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कि इसमें ईरान का क्या स्टैंड है इस पे। आईएईए को ईरान के की जो न्यूक्लियर साइट्स है तक फुल एक्सेस दी जाएगी। ये फुल एक्सेस तो हमेशा से थी, फुल एक्सेस 2015 में भी दी थी। और आपको याद होगा एक आईएईए का एक चेयरमैन हुआ करते थे मोहम्मद अल बरादी, जो इजिप्ट के हैं, और उनके अंडर में एक इंस्पेक्टर हुआ करता था हैंस ब्लेक्स। हैंस ब्लेक्स का बहुत नाम सुना होगा, वो बहुत बदमाश आदमी था। वो आईएईए का इंस्पेक्टर था और बाकायदा इंस्पेक्ट करता था। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान ने आईएईए को हमेशा वो दिया है। जो आईएईए की जो आखिरी रिपोर्ट है, जो आखिरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि यहाँ में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। वो आखिरी रिपोर्ट यही कहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जून में उसका बहुत जिक्र भी हुआ था। ईरान को अपनी जो प्रॉक्सी जो ईरान के हैं, मान लीजिए जैसे भी हिजबुल्ला हैं, हुती हैं, जो भी है, उन प्रॉक्सी से डिस्टेंस बनाना होगा या उसको खत्म करना होगा, छोड़ना होगा, जो भी माने इसको। अब देखिए, अब ये प्रॉक्सीज जो हैं, जैसे हिजबुल्ला है या हुतीज हैं, अब ये कोई पूरी अपनी तनख्वाह नहीं उठाते हैं। देखिए ईरान से, समझे, ये अपने आप में ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको और जाहिर बात उनकी है लड़ाई वहां भी है, उनकी लड़ाई लेबनान में अलग है अपने लेवल पे। बिल्कुल, जैसे हुतीस की लड़ाई जो है, देखिए यमन की गवर्नमेंट से है और वो यमन के ऊपर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वही हिजबुल्ला की अपनी लड़ाई है, वो फिलिस्तीन के लिए लड़ता रहता है। हमास की अपनी लड़ाई है। तो ईरान का कितना इन्फ्लुएंस होगा कि अगर ईरान कहे कि साहब सारे लोग हथियार डाल दें, और वो डाल देंगे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। चलिए, 8वां भी वही है कि प्रॉक्सी ग्रुप को फंडिंग और हथियार देना बंद होगा। 9वां है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। तो इस पर हम लोग काफी बात कर चुके हैं। हाँ, ये तो खैर, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खैर नंबर 1 पॉइंट होगा। इस पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें तो ईरान भी चाहता होगा कि साहब खुल जाए तो हमको भी पैसे मिले। जैसे वो $2 मिलियन अगर फी जहाज पैसे ले रहे हैं, तो चलिए $2 मिलियन नहीं, $0.5 मिलियन ही हमको दे दीजिए और खोल देते हैं हम। उसके बाद है कि ईरान को अपने मिसाइल कार्यक्रम के रेंज और क्वांटिटी दोनों को लिमिट करना होगा, मतलब सीमित करना होगा। देखिए, ये सब जो होते हैं, ये बड़े कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशंस होते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें ईरान ये कहेगा कि भाई आपके मिसाइल्स की रेंज क्या है। आपकी, अगर इसराइल के पास जो मिसाइल है, भाई ये मिसाइल जो होते हैं, ये डिटरेंस होता है, डेटरेंट है, सेल्फ डिफेंस का लॉजिक है, सेल्फ डिफेंस का है। अब ये तो मेरे ख्याल से इसको तो ईरान को फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान किसी भी तरीके से अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन इस पे जो है इस पे राजी होगा। चलिए, आखिर में वही है, ईरान को मिसाइलों का इस्तेमाल केवल सेल्फ डिफेंस तक सीमित रखना होगा। तो सेल्फ डिफेंस को ईरान अपने ढंग से डिफाइन कर सकता है, जो आपने कहा 10वें के जवाब में। उसके बाद उसी में है कि बदले में ईरान को क्या मिलेगा। तो उसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए सैंक्शन खत्म किए जाएंगे। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। हालांकि देखिए, इसी में कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ आप करें खत्म करेगा, एक तरफ बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए, तो इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसलिए कि ये अभी कहां से आ रही है, पर्ची और अखबारों में छप रही है। और एक अच्छी चीज कहें या कॉम्प्लिकेटेड कहें या कंफ्यूजन कहें, कि अमेरिका में मैं देखता हूं एक अखबार में कोई चीज छपती है तो उस अखबार को कोट करके दर्जन भर सारे अखबार उसको छापते हैं। तो एक उससे गफलत भी कई बार पैदा होती है कि ओरिजिनल सोर्स क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। अभी भी जो खबरें आ रही है उसमें भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो अखबार जरूर अच्छा काम कर रहे होंगे, चाहे एनवाईटी हो, चाहे एनबीसी हो, चाहे सीएनएन, क्योंकि ट्रंप रोज कर आ रहे हैं। आज भी ट्रंप का एक बाइट है जिसमें तीनों को फेक न्यूज, फ्रॉड और न जाने क्या क्या कहा है। तो इससे लगता है कि वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो ट्रंप को बदहजमी हो रही है हर रोज, हर दूसरे दिन। जी बिल्कुल। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जो ट्रंप साहब ने जो ये सीज फायर का जो शगुफा छोड़ा है, या सीज फायर मतलब बातचीत का जो शगुफा छोड़ा है, जाहिर बात है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पूरी दुनिया से प्रेशर है। ख़ास तौर पे से जो रीजन में जो 6 कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनका प्रेशर है।
और इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर है। तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जंग की शुरुआत इन्होंने की थी। ये जंग उन्होंने ईरान के ऊपर थोपी है और रीजन को इस जंग में घसीटा है। तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई कभी ना कभी तो देखिए अजीत जी, ये सीज फायर होना था। ये जंग इनडेफिनेटली नहीं लड़ी जा सकती। कोई भी जंग जो है आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, इससे पहले जंग बहुत साल चली हैं, दसियों साल चली हैं। हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 का एक 1 और 2 का एग्जाम्पल है, उसके बाद इराक का एग्जाम्पल है, यूक्रेन रशिया का वियतनाम का है एग्जाम्पल है। सर, वियतनाम का है। 18-20 साल वियतनाम में 50,000 60,000 अमेरिकी फौजी मारे गए, उसके बाद भागे ये सब। हाँ, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये यूनिक है, बहुत मामलों में यूनिक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। और दूसरा जो कहना चाहिए कि ये इसमें ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इस जंग का। रशिया और यूक्रेन जो जंग लड़ रहे हैं उससे कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। तो जाहिर बात है किसी के इंटरेस्ट में नहीं है कि इस जंग को जो है इनडेफिनेटली उसको जो है चलती रहने दिया जाए, सिवाय एक कंट्री के, वो है इसराइल। इसराइल ये चाहता है कि ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाए, वहाँ जितने उनके आयतुल्ला हैं वो मार दिए जाएं, और एक कोई पपेट जो है वहाँ पे बैठाल दिया जाए, जिससे वो ईरान की सरकार जो है इसराइल के इशारों पे नाचे। अब जी एक आखिरी, चूंकि आपने कहा कि एक देश चाहता है इजराइल, एक खबर आई कल ही कि सऊदी भी चाहता है कि ये जंग हो और ईरान को फाइनल सबक सिखा दिया जाए। मेरे ख्याल से सऊदी वाली बाइट है आपके पास ईरान की, सुनिए आप लोग। सऊदी एक दो मिनट और इस पर खत्म ही कर लें। एक ट्रंप की बाइट है, बयान है, जरा सऊदी को लेकर क्या कहा है उसको सुनते हैं और एक सवाल लेते हैं। Talking to the Crown Prince, have you been focused on normalization between Saudi Arabia and Israel? Well, no, we have a great relationship with Saudi Arabia. What do you hear with Saudi Arabia? Just hearing that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does, yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. इसको कैसे समझें? नकवी साहब, आवाज आ रही है आपको? बॉबी नकवी साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हुए। बॉबी नकवी साहब, आवाज आ रही है? नहीं, वो देख नहीं रहे। चलिए इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ शायद, लेकिन ये बातचीत हम अलग अलग समय पर बॉबी नकवी से कर रहे हैं, चूंकि वो वेस्ट एशिया को बहुत करीब से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया, दुबई में रहे हैं 25 साल तक, गल्फ न्यूज से जुड़े रहे हैं, एडिटर रहे हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। बॉबी नकवी साहब, शायद आप तक मेरा सवाल नहीं पहुंच पाया। आपने सुना जो ट्रंप ने कहा सऊदी अरेबिया को लेकर? नहीं, मैं सवाल नहीं सुन पाया। मैंने कहा ये सऊदी अरेबिया को लेकर एक सवाल पूछा गया, स्क्रीन पर सुनिए जरा। There's been some reporting जी। that you've been talking to the Crown Prince. Have you been focused on normalization between Saudi Arabia and जी मुझे Israel? Oh, no, we have a great relationship with Saudi Arabia. What do you hear with Saudi Arabia? Just hearing that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does, yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE, excellent. And I will tell you, Qatar, incredible. क्या ये भी है बॉबी नकवी साहब की यूएई या सऊदी अरेबिया चाहता है कि ईरान को फाइनल सबक सिखाया जाए? जो खबरें छपी है कि सऊदी अरब चाहता है कि अभी ट्रंप न रुके, सीज फायर ना करें। नहीं, देखिए इसमें सऊदी अरेबिया का एक सोर्सेज बेस का एक डिनायल आया है, वो कहीं छपा है। मैं भी ढूंढने की उसको कोशिश कर रहा था। इसमें सऊदी अरेबिया ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ ट्रंप के ऊपर कहा है कि इस जंग को जो है आप कंटिन्यू रखिए और ईरान के ऊपर हमला करते रहे। देखिए, ये किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है, और सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे से उनके इंटरेस्ट में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो ओपेक का नंबर 1 का प्रोड्यूसर है, ऑयल का प्रोड्यूसर है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को जल्दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोले जाने की, तो वो है सऊदी अरेबिया। तो ये कतई नहीं चाहेंगे कि ये जंग जो है इंडेफिनेटली चलती रहे, या उनको
ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ईरान को इतना नहीं ख़त्म किया जा सकता कि ईरान बिल्कुल सर ना उठाए या बिल्कुल वो घुटने टेक दे, ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये जंग कब तक चलेगी? तो ये मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। इसमें मेरे ख्याल से ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, हालांकि नोइंग सऊदी गवर्नमेंट वो ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसे मामलों में इशू नहीं करते। हाँ, सोर्सेज बेस्ड जो है वो रिपोर्ट ज़रूर आती हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। आपसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि आपसे ज्ञान मुझे भी मिलता है और तमाम दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती हैं जो आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा पाते हैं। हम बातचीत करते रहेंगे जब तक ऐसे हालात रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।